Hello, welcome to my YouTube channel Learn and Grow. Today we will study chapter 2 Land, Soil and Water Resources Geography Class 8. Introduction to the chapter. लैंड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है सारे रिसोर्सेज में से नेचुरल रिसोर्सेज में से वो हमें एक सोर्स की तरह सर्व करता है सारे रिसोर्सेज के लिए, जैसे मिनरल्स फॉरेस्ट भी लैंड पे ही ग्रो करता है, मिनरल्स पे हमें लैंड पे मिलता है, और जितने भी लाइफ फॉर्म्स होते हैं लैंड के ऊपर या नीचे वो सब के लिए वो एक सोर्स है। प्लांट और एनिमल सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, सरफेस वाटर, जो अलग अलग तरह की सॉइल होती हैं उनके लिए भी, और सरफेस वाटर के लिए भी, और ह्यूमन सेटलमेंट्स और पॉपुलेशंस के लिए। और आज हम पढ़ेंगे लैंड और दूसरे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को और भी डिटेल में। और इस एनसीईआरटी में दो स्टोरीज हैं, टंजानिया अफ्रीका की और पीटर की, जो कि कहाँ रहता है, न्यूजीलैंड में। तो पहले हम ये दो स्टोरीज पढ़ेंगे। एक स्मॉल विलेज टंजानिया में अफ्रीका में माम्बा रहती थी, जो रोज सुबह पानी भरने जाती थी और उसको बहुत दूर चलना पड़ता था, और वो कुछ घंटे बाद वापस आती थी। और जब वो वापस आती थी तो अपनी मम्मी की हेल्प करती थी घर के कामों में, और अपने ब्रदर का फिर हेल्प करती थी गोट्स की केयर करने में। उसकी फैमिली के पास एक रॉकी लैंड था, उसके झोपड़ी के पास, जो उसकी स्मॉल हट था उसके पास। माम्बा के जो फादर थे वो कुछ मेज और बीन्स ही उगा पाते थे बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद उसकी लैंड पे, जो रॉकी लैंड थी। और वो एक पूरे साल के लिए उनकी फैमिली के लिए इनफ नहीं होता था। और पीटर जो रहता था वो रहता था न्यूजीलैंड में, जहाँ पे शीप को बहुत ज़्यादा, वहाँ पे शीप रेयरिंग होती थी। शीप रेयरिंग रीजन में रहता ना न्यूजीलैंड में, जहाँ पे उसकी फैमिली एक वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री में चलाती थी। जब वो हमेशा स्कूल से आता था तो वो देखता था कि अंकल उसकी शीप का ख्याल रख रहे हैं, और जो उसका शीप यार्ड था वो दूर, बहुत दूर वाइड ग्रासी प्लेन में था, हिल्स पे। जब वो साइंटिफिक वे में, उसकी जो यार्ड थी वो एक साइंटिफिक वे में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाई गई थी। पीटर की फैमिली वेजिटेबल भी ग्रो करती थी ऑर्गेनिक फार्मिंग करके। तो माम्बा और पीटर जो है वो दो अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं वर्ल्ड के, एक अफ्रीका में रहता है, एक न्यूजीलैंड में रहते हैं। तो अलग अलग उनके लैंड के टाइप भी अलग अलग हैं, और वाटर क्वालिटी भी अलग है, और एनिमल्स भी अलग अलग है। जैसे वहाँ पे गोट है तो यहाँ पे शीप है, तो अलग है कितना। और वहाँ की लैंड इतनी कुछ खास नहीं है, यहाँ की लैंड बहुत अच्छी है। तो वो दोनों अलग अलग कंट्री के अलग पार्ट्स में रह के कितना बहुत अलग जीते हैं, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग जो डिफरेंसेस इसलिए होते हैं क्योंकि लैंड की क्वालिटी अलग, सॉइल वाटर सब चीज़ें अलग अलग हैं। और अवेलेबिलिटी जो इन रिसोर्सेज की है, ये भी एक रीज़न है कि अलग है जगह, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है नेचुरल वेजिटेशन, कहीं पे अवेलेबल है। तो ये भी एक मेन रीज़न है कि ये दोनों जगह इतनी अलग हैं और ये दोनों इतने अलग जीते हैं। अब पढ़ते हैं लैंड। तो हमने पढ़ा है कि लैंड सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, और वो कवर करता है 30% टोटल एरिया अर्थ के सरफेस का। मतलब जितना अर्थ का सरफेस है उसमें से वो 30% कवर करता है। और इस जो ये स्मॉल परसेंटेज है, इसके सारे पार्ट्स हैबिटेबल नहीं है, हर जगह पे नहीं रह सकते हैं। और ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का वर्ल्ड में इसलिए है क्योंकि लैंड और क्लाइमेट अलग अलग है हर जगह का। जो रग टोपोग्राफी है, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन और लो लाइंग एरियाज हैं, वो वाटर से ससेप्टेबल है। मतलब वाटर उनको बहुत इजीली अफेक्ट कर सकता है, लो लाइंग एरियाज को और स्टीप स्लोप्स को और माउंटेन्स को। क्या आपको पता है कि 90% वर्ल्ड के पॉपुलेशन सिर्फ 30% लैंड एरिया कवर करती है। मतलब 90% लोग सिर्फ 30% एरिया पे रहते हैं, और जो 70% बचती है लैंड, वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है या अनइनहेबिटेड है। मतलब बहुत कम पॉपुलेशन यहाँ पे और इनहेबिटेंट्स नहीं है वहाँ पे। आगे बढ़ता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंड यूज कैसे चेंज हुआ है। मतलब पहले कितना कम था लैंड का यूज़ पहले, फिर डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे तो लैंड यूज़ बढ़ गया। उसके बाद
धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया और लैंड का यूज़ बढ़ते गया, नीड्स बढ़ती गई लोगों की। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, growing population and their ever growing demand has led to a large scale destruction of forest cover and arable land. पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके साथ साथ उन लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है, तो उससे लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट का और एरेबल लैंड का। जो सूटेबल लैंड है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, फॉरेस्ट कवर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और ये एक फियर क्रिएट करता है, एक डर बनाता है कि नेचुरल रिसोर्स हम खो देंगे। देयरफॉर इसको बचाने के लिए हमें चेक करना चाहिए कि डिग्रेडेशन का प्रेजेंट रेट कितना है, हमें एफोरेस्टेशन करनी चाहिए, लैंड रिक्लेमेशन करना चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन मतलब प्रोसेस होता है कि ओशन से हम लैंड को दोबारा वो करें, बनाए लैंड ओशन से। और एफोरेस्टेशन मतलब तो पता ही है कि एफोरेस्टेशन मतलब होता है कि एक प्रोसेस होता है या फिर एक एक्ट होता है स्टेब्लिश करने का फॉरेस्ट को वैसी लैंड पे जहाँ पे पहले कभी फॉरेस्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है, और हमें ये भी देखना चाहिए कि केमिकल पेस्टिसाइड का रेगुलेटेड यूज़ हो, ऐसे यूज़ हो कि वो हार्म ना करे लैंड को। फर्टिलाइजर्स का भी रेगुलेटेड यूज़ होनी चाहिए, ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। और कुछ कॉमन मेथड्स है कंजर्व करने के लिए लैंड रिसोर्स को। सॉइल, एक थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस, एक थिन लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंस की जो अर्थ की सरफेस को कवर करती है, उसको कहते हैं सॉइल। ये लैंड से क्लोजली लिंक्ड है क्योंकि लैंड फॉर्म्स बताते हैं कि सॉइल की टाइप कैसी होगी। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक से बनती है जो कि अर्थ पे पाई जाती है। ये होता है वेदरिंग के प्रोसेस से। और वेदरिंग मतलब होता है कि डके पत्थर का वो सड़ना और टेम्परेचर से जब रॉक्स एक्सपोज्ड हो जाते हैं, चेंजेस जो होते हैं टेम्परेचर में और प्लांट्स और एनिमल्स ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जब एक्सपोज होती है रॉक उनसे, तो ब्रेकिंग होता है, वेदरिंग होती है और उससे बनता है सॉइल। और मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स का राइट मिक्स सॉइल को फर्टाइल बनाता है। कुछ सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, कॉन्डोर प्लॉइंग हेल्प कर सकती है हमें इरोजन से हैवी रेनफॉल्स में। जब ज़्यादा रेनफॉल हो तो उसमें हम कॉन्डोर प्लॉइंग करेंगे, तो जब हैवी रेन्स होंगी तो इरोजन नहीं होगा। टेरेसिंग प्रिवेंट करता है हैवी रेन से, इरोजन फ्रॉम हैवी रेन्स। और स्टीप हिल्स में नो टिल फार्मिंग प्रिवेंट्स इरोजन बाय प्रोवाइडिंग कवर दैट रिड्यूसेस वाटर रन ऑफ। हम नो टिल फार्मिंग कर सकते हैं जो प्रिवेंट करता है इरोजन, वाटर रन ऑफ को रिड्यूस करके। वाटर रन ऑफ तो नहीं, वाटर रन ऑफ होता है, वाटर रन ऑफ मतलब होता है कि जब ज़्यादा रेनफॉल होती है या फिर स्टॉर्म वाटर जब ज़्यादा होता है और तो जो लैंड होती है वो उसको इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाती, तो उससे पानी जो सॉइल पे वो बहने लगता है। सोयाबीन्स कवर क्रॉप जो होती है वो रिस्टोर करती है न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में। अब पढ़ते हैं लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स को अगर सिंपली डिफाइन किया जाए तो वो मास मूवमेंट है रॉक का, डेब्रिस का। सिंपली लैंडस्लाइड क्या है? मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन द स्लोप। They often take place in conjunction with earthquakes, floods and volcanoes. जब earthquake हो, floods आए, volcanoes हो, तो landslides होती है। लैंडस्लाइड के साथ साथ earthquakes भी आ सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो उससे लैंडस्लाइड, हैवी लैंडस्लाइड हो सकती है जो कि रिवर के फ्लो को ब्लॉक कर सकती है कुछ देर के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स, जब रिवर ब्लॉक होगी तो उससे क्या होगा? हैवलॉक आ जाएगा, डिस्ट्रक्शन होगा सेटलमेंट्स को जहाँ पानी बहते जाएगा। In the hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster. जो हिली जगहों पे लैंडस्लाइड्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे और बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड, मतलब हर जगह होती है, एक नेचुरल डिजास्टर है ये टेरेन स्लाइड्स।
और ये स्ट्राइक करते लाइफ और प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाती है जो लोग वहां पे रहते हैं उनकी। एक केस स्टडी, एक मैसिव लैंडस्लाइड हुई थी पांगी विलेज में रेकोंग पीओ के पास, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश के। उसने 200 मीटर के हिंदुस्तान तिब्बत रोड को वो किया था, डैमेज किया था, नेशनल हाईवे 22 को। ये लैंडस्लाइड से पांगी विलेज में बहुत बड़ा ब्लास्ट बहुत बड़ी नुकसान हुआ, डैमेज हुआ, और जो वीक जोन थे वो कोलैप्स हुए, और रोड और आसपास की विलेजेस में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। पांगी विलेज जो था वो खाली कर दिया गया पूरी तरह से, किसी भी पॉसिबल लाइफ लॉस ना हो कोई भी, इसकी वजह से कम्प्लीटली वेकेट कर दिया गया, उसको खाली कर दिया गया। अब मिटिगेशन मैकेनिज्म, मतलब लैंडस्लाइड्स को बचाने के लिए कि लैंडस्लाइड ना हो, इसके लिए कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स, मतलब हमें साइंटिफिक टेक्निक्स, जो एडवांसमेंट है साइंटिफिक टेक्निक्स का, वो हमें पावर देता है कि हम ये समझ सकें कि कैसे लैंडस्लाइड होती है और उससे हम कैसे बचा सकते हैं लैंडस्लाइड होने से। और कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे हजार्ड मैपिंग कर सकते हैं। मतलब हजार्ड मैपिंग होता है कि एक मैप, मतलब हाईलाइट कर दिया जाता है एरियाज को जो कि अफेक्टेड हो या फिर वल्नरेबल हो अर्थक्वेक से, लैंडस्लाइड से, फ्लड से वगैरह, इन सब चीज़ों से वहाँ पे हजार्ड मैपिंग कर जा सकती है, करी जाती है, ताकि बिल्डिंग सेटलमेंट्स ना बने, अवॉइड हो, बिल्डिंग सेटलमेंट्स ना बने। हम रिटेंशन वॉल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं लैंड को स्लिप होने से। रिटेंशन वॉल बनाई जाती है लैंड के सामने, जैसे यहाँ पे ये बनी हुई है, ये रिटेंशन वॉल है, और यहाँ पे वेजिटेशन कवर भी है। वेजिटेशन कवर भी इंक्रीज हम कर सकते हैं लैंडस्लाइड को अरेस्ट करने के लिए, ताकि लैंडस्लाइड ना हो। हम सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि जो लैंडस्लाइड की मूवमेंट है उसको हम कंट्रोल कर सकें। रेन वाटर के साथ साथ, मतलब रेन वाटर का भी हम उसमें कंट्रोल कर सकते हैं, नीचे ऐसा बनाया जाता है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, जो सॉइल और का डिग्रेडेशन है उसको हम कैसे बचा सकते हैं। सॉइल इरोजन और डिप्लीशन जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान सॉइल को उन्हीं चीज़ों से है, डिप्लीशन सॉइल का। ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स दोनों ही कारण है डिग्रेडेशन के सॉइल के। वो फैक्टर्स जिनसे सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है वो है डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, डिफॉरेस्टेशन करना, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, और इससे क्या होगा, लैंडस्लाइड, नेचुरल फैक्टर जैसे लैंडस्लाइड हो गई या फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, रेन अपने साथ साथ लेके चला गया लैंड को, रेन आई उससे। और कुछ मेथड्स हैं, मतलब कुछ तरीके जिनसे हम बचा सकते हैं लैंडस्लाइड होने से, जैसे मल्चिंग कर सकते हैं। एक बेयर ग्राउंड पे प्लांट्स के बीच में हम एक ऑर्गेनिक मैटर से कवर कर सकते हैं, तो उससे सॉइल मॉइस्चर वो रिटेन करेगा, उससे मदद मिलेगी। कॉन्टूर बैरियर्स, जैसे ये बनाया हुआ है, स्टोन, ग्रास और सॉइल का यूज कर सकते हैं हम बैरियर्स बनाने के लिए कॉन्टूर्स के पास, जैसे ये कॉन्टूर प्लॉइंग है। और ट्रेंचेस का हमें बना सकते हैं बैरियर्स बनाने के लिए, वाटर कलेक्ट करने के लिए। जैसे ये ट्रेंचेस बने और यहाँ पे वाटर कलेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे ये कॉन्टूर बैरियर्स है ये, ताकि पानी का फ्लो थोड़ा धीरे हो जाए। रॉक डैम, रॉक्स को पाइल किया जाता है एक साथ, उसको रखा जाता है ताकि एक जो फ्लो है वाटर का वो धीरे हो जाए और उससे सॉइल लॉस ना हो और गलीज ना बने। ठीक है, हम टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, सीढ़ियों की तरह स्टेप्स बनाए जाते हैं, या फिर टेरेसेस बनाए जाते हैं जो कि स्टीप स्लोप्स पे बनाते हैं, ताकि फ्लैट सर्फेसेस बचे रहें क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। और इससे क्या होता है, रन ऑफ जो है रिड्यूस होता है, तो लैंडस्लाइड नहीं होगी जब रन ऑफ नहीं होगा, ज़्यादा पानी नहीं बहेगा जब ज़्यादा पानी नहीं बहेगा, और सॉइल इरोजन नहीं होगा इससे, तो हम टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं।
इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, मतलब हर जगह जो है वहाँ पे हम अलग अलग क्रॉप्स लगा दें और उसको अलग अलग टाइम पे सोन करें, तो उससे क्या होगा, सॉइल रेन वॉश से प्रोटेक्टेड रहेगी। हम कॉन्टोर प्लोइंग कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे है, ये किया गया ऐसे पैरेलल टू द कॉन्टोर्स, नेचुरल जो बैरियर है उससे बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे बनाए, ताकि जो वाटर का फ्लो है वो धीरे हो जाए स्लोप पे। हम शेल्टर बेल्ट्स का बना सकते हैं, जैसे ड्राई रीजन्स में, कोस्टल एरियाज में हम ट्रीज को एक लाइन से लगा सकते हैं, ताकि चेक करने के लिए विंड की मूवमेंट, सॉइल कवर को प्रोटेक्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब कुछ टाइप्स की सॉइल पढ़ेंगे। ब्लैक सॉइल, सॉइल जो लावा डिपॉजिट्स के ऊपर हमें मिलती है, डेक्कन में या फिर महाराष्ट्र में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु में ये लावा डिपॉजिट्स के ऊपर मिलती है ये सॉइल। और ये सॉइल को हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉटन ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी होती है, सूटेबल होती है, और इसे हम लोकली रेगुर कहते हैं। और ये सॉइल वाटर रिटेन कर सकती है, और ये ऑर्गेनिक कंटेंट में बहुत ज़्यादा होता है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है, ये वाटर रिटेन कर सकती है, और ये कॉटन ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, रेड और येलो सॉइल, रेड और येलो सॉइल को सेम कलर होता है, जैसे कि उसके नाम में ही लिखा हुआ है। ये इनका कलर इनको मिलता है आयरन ऑक्साइड से, कंसंट्रेशन से आयरन ऑक्साइड के, और ये ब्लैक सॉइल जोन में मिलते हैं वेस्टर्न घाट्स पे, ईस्टर्न मध्य प्रदेश में और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। और ये सॉइल जो है वो अलग टाइप के रॉक्स से बनती है, और ये ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन नहीं कर सकती, और इसको स्टंटेड फॉरेस्ट में या फिर ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स जो अबेंडेंटली इस सॉइल के टाइप्स पे ग्रो कर सकते हैं, मतलब इतनी फर्टाइल ये सॉइल नहीं होती। सैंडी डेजर्ट सॉइल, ये तो क्या ही है, मतलब डेजर्ट की सॉइल है तो उस पर क्या ही होगा। ये पहली बात तो ये सूखे रीजन में मिलेगी हमें, राजस्थान या गुजरात के कुछ पार्ट में मिलेगी। ये सॉइल सैंडी होती है, रेतीली सॉइल होती है, ग्रेवली होती है, मतलब इसमें कंकड़ पत्थर होता है इस सॉइल में, और इसमें लो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं होता, कुछ ऑर्गेनिक नहीं होता। ये फर्टाइल सॉइल तो बिल्कुल नहीं होती, और इसका कलर जो होता है वो रेडिश से लेके लाइट ब्राउन तक वेरी करता है, मतलब इन सब में से कुछ भी कलर हो सकता है इसका, लाइट ब्राउन तक। और सॉइल के जो सॉल्युबल सॉल्ट्स तो उसमें बहुत सारे होते हैं जो उसमें मिल सकते हैं, लेकिन ह्यूमस कंटेंट बिल्कुल नहीं होता उसके ऊपर, कुछ भी पत्ते वत्ते का, कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा नहीं मिलते आपको उस सॉइल के ऊपर। और सैंडी डेजर्ट सॉइल सूटेबल नहीं होता क्रॉप्स कल्टीवेट करने के लिए। एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल ये हमें मिलता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के पास, रिवर्स के पास जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पे मिलता है, और ये सदर्न पेनिनसुला के डेल्टास पे भी मिलता है, अलॉन्ग विद ईस्टर्न कोस्ट के साथ। ये बहुत फाइन ग्रेन सॉइल होती है, फाइन ग्रेन मतलब बहुत अच्छी सॉइल होती है ये। और ये जो डिपॉजिटेड रिवर्स से डिपॉजिट करते हैं इन सॉइल को, जब वो पानी के साथ लेके आते हैं, और इसमें मिनरल कंटेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये यहाँ पे पानी है तो पानी से ये डिपॉजिट करती है रिवर। और ये कल्टीवेट करने के लिए, मतलब क्रॉप्स कल्टीवेट करने के लिए लार्ज स्केल पे बहुत अच्छी सॉइल होती है। अच्छा, लेटेराइट सॉइल, एरियाज जो हैवी रेनफॉल जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर लेटेराइट सॉइल ही मिलती है। ये रेडिश कलर की होती है, पर रेड सॉइल से अलग होती है, क्योंकि इसमें मिनरल कंपोजिशंस होते हैं। वेदरिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस टाइप की सॉइल बनाने को, लेटेराइट सॉइल बनाने को। ये जो लंप सी सॉइल होती है वो बहुत इजीली हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं जब तक वो डैम्प हो, गीली हो, तो बस जब वो सूख गई तो एकदम रॉक की तरह हार्ड हो जाती है, और इसको हम लोकली एज अ पट के नाम से जानते हैं कोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया में। ओके, तो ये था हमारा लैंड का। आगे वाटर बचा है, वो वाटर हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे।
So thank you, like, share and subscribe. Thank you.